हेलो फ्रेंड्स, मैं जसदीप सिंह आज आपके सामने लेकर आया हूं द करंट अफेयर शो फोर्थ। हमारे इस करंट अफेयर शो के अंदर कुछ अलग तरीके से इस बार आपको करंट जीके मिलने वाला है, जिसमें मैंने 10 क्वेश्चंस आपको करंट जीके के दिए हैं विद ऑप्शंस के साथ दिए हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के नए प्रमुख बने हैं? आपके सामने सीवीसी की एक छोटी सी स्लाइड है, एक छोटी सी पिक्चर है, इस तरह का लोगो है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं इस सीवीसी के बारे में कि ये सीवीसी क्या होता है। तो बता देता हूं कि सीवीसी जो है यह भारत का एक केंद्रीय सतर्कता आयोग है। कैसा है? सतर्कता आयोग, यानी सतर्क रहने पर आधारित है। सतर्कता आयोग है। प्लस के अंदर अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1964 के अंदर, 1964 के अंदर। और यह अगर हम बात करते हैं कि इस सीवीसी के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे ये सीवीसी बना, तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह भ्रष्टाचार नियंत्रण की सबसे सर्वोच्च शाखा इसे ही माना गया है। यानी भ्रष्टाचार आप समझते होंगे, तो भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च शाखा है। इस आयोग की जो गठन हुआ था, इस आयोग का जो गठन हुआ था वो किस समिति के सिफारिश से हुआ था? अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको बता देता हूं, वो समिति थी स्थानम। कौन सी समिति थी? स्थानम समिति। कौन सी समिति? स्थानम समिति, जिसकी स्थापना 1962 के अंदर हुई थी। 1962 से लेकर 64 के मध्य ये चीज़ हुई थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्या बताया मैंने कि सीवीसी की फुल फॉर्म सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसकी स्थापना कब हुई? 1964 के अंदर। यह भ्रष्टाचार नियंत्रण की सबसे क्या है? सर्वोच्च शाखा है। और इस आयोग का जो गठन हुआ था वो किसकी सिफारिश से हुआ था? स्थानम समिति की सिफारिश से हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो भारत सरकार है उसने क्या क्या निर्णय किए और कैसे कैसे इसको आगे बढ़ाया, इस सीवीसी को। क्योंकि क्वेश्चंस की बात सीवीसी से शुरू हो रही है तो हम सीवीसी को ही लेकर चलेंगे। तो देखिएगा, अप्रैल 2004 की बात हम करते हैं। अप्रैल 2004 की बात करते हैं। भारत सरकार ने एक संकल्प लिया, आप सबको पता होगा। भारत सरकार ने एक संकल्प लिया। वो संकल्प क्या था कि सीवीसी को एक भ्रष्टाचार के रूप में, सीवीसी को एक भ्रष्टाचार के रूप में किसी भी आरोप को प्रकट करने, किसी भी आरोप को क्या प्रकट करने और कार्यालय का दुरुपयोग करने संबंधी लिखित शिकायतें प्राप्त करने का क्या दिया जाता है? अधिकार दिया जाता है। और उसके प्रति उनकी सिफारिशों को लेकर वो वह क्या कर सकती है? कार्यवाही भी कर सकती है। ऐसी एक एजेंसी का क्या किया? निर्माण किया हमारी भारत सरकार ने अप्रैल 2004 के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं कि इस सीवीसी के अंदर कितने अध्यक्ष होते हैं और कितने सतर्कता आयुक्त होते हैं। तो देखिएगा, हम बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है। तो हमारी जो सीवीसी है, इस सीवीसी के अंदर सबसे पहली अगर बात करते हैं तो इसके अंदर एक अध्यक्ष होता है। क्या होता है? एक हमारा अध्यक्ष होता है। और क्या होता है? और हमारे पास दो सतर्कता आयुक्त होते हैं। दो सतर्कता क्या होते हैं? आयुक्त होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है अगर पूछा जाए सीवीसी के बारे में कि सीवीसी के अंदर कैसे बनी है, सीवीसी की संरचना कैसे हुई है। तो आपको बताना है कि उसमें एक अध्यक्ष होता है और एक क्या होता है? दो क्या होते हैं? सतर्कता आयुक्त होते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो इसकी नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इसकी जो नियुक्ति होती है वह होती है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अब आगे की, कि नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, कि कितनी समितियों की सिफारिश पर करेगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रपति है वह 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। कितनी सदस्यीय है? 3 सदस्यीय। बताया था मैंने, 1 और 2 मिलाकर 3 सदस्यीय, 3 सदस्यीय समिति की क्या होती है? सिफारिश पर इसे किया जाता है। अब हम आगे की बात कर लेते हैं कि और क्या होता है सीवीसी के अंदर। तो इस समिति में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन, सबसे पहले प्रधानमंत्री। कौन कौन? प्रधानमंत्री सबसे पहले, ध्यान रखिएगा। फिर लोकसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा विपक्ष के नेता, ये ध्यान रखिएगा।
विपक्ष के नेता। और थर्ड नंबर पर हमारे कौन, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। ये 3 सदस्यीय, बोला था ना मैंने आपको 3 सदस्यीय है, तो ये राष्ट्रपति इन तीनों से चर्चा करके ही इसकी क्या करता है, गठन करता है। प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष के नेता और प्लस में क्या, केंद्रीय गृह मंत्री। अब हम सीवीसी से लेकर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, फिर हम पूरा रिवाइज कर लेंगे। सीवीसी का जो कार्यकाल है, यानी जो व्यक्ति उसमें काम करता है, उसका जो कार्यकाल है वो या तो होना चाहिए कि उस व्यक्ति के 4 वर्ष पूरे हो गए हों काम करते हुए, या फिर वो कितने वर्ष का हो गया हो, 65 वर्ष का हो गया हो। कितने वर्ष का हो गया हो, 65 वर्ष का हो गया हो। इन दोनों में से कोई भी क्या, एक स्थिति में व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम इस चीज़ को वापस से रिपीट कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सीवीसी की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या कहोगे आप, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 के अंदर। यह भ्रष्टाचार नियंत्रण की क्या है, सर्वोच्च संस्था है। किस समिति के अंतर्गत हुई थी, स्थानम समिति के अंदर। कितने सदस्य है, 3 सदस्य। किसने कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन कौन से, प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही है। लोकसभा विपक्ष के कौन, नेता। और थर्ड नंबर पर कौन था, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री। और उसके बाद में अगर बात करें इसका कार्यकाल कितना होता है, 4 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से कोई पहले हो जाए। तो अब हम बात करते हैं हमारे अगली थीम की कि इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन कि कौन से व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के नए प्रमुख बने हैं। आपके सामने ऑप्शन है राजेंद्र शर्मा, कपिल गुप्ता, आनंद देव, संजय कोठारी। तो बताइए कौन है, बिल्कुल सही है। जिसका आंसर कौन है, यस, संजय कोठारी, बिल्कुल सही अपना आंसर है संजय कोठारी। ये ध्यान रखिएगा। आपको संजय कोठारी की फ़ोटो भी दिखा देता हूँ मैं आपको, संजय कोठारी जी की। देख लीजिए, कुछ इस तरह के हैं, ये आपके सामने हैं, इस तरह के हैं संजय कोठारी जी। अब संजय कोठारी जी के बारे में बात कर लेते हैं हम कि संजय कोठारी जी क्या चीज़ हैं, कैसे आए हैं। तो देखिएगा, संजय कोठारी जी के बारे में बात कर रहे हैं हम। अगर हम बात करते हैं कि संजय कोठारी जी एक आईएएस अधिकारी थे। क्या थे, आईएएस अधिकारी थे, जो आपको सभी को ध्यान होगा 26 अप्रैल, कौन सी अप्रैल, 26 अप्रैल 2020 को, 26 अप्रैल 2020 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जिसे हम कहते हैं सीवीसी, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी के रूप में इन्होंने क्या ली है, शपथ ली है। अब अगर मैं आपको थोड़ी सी बात और बता दूं कि संजय कोठारी जी जो हैं इससे पहले क्या थे, तो संजय कोठारी जी इससे पहले राष्ट्रपति के क्या थे, सचिव थे। राष्ट्रपति के क्या थे, सचिव थे। अगर हम बात कर लेते हैं कि आज अगर केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी में इनका आरंभ हुआ है संजय कोठारी जी का, तो इनसे पूर्व वाला जो पद था वो किसका था, अगर पूछ लिया जाए तो बताइए। यस, वी चौधरी। कौन है, वी चौधरी। यहां हम इसे कह सकते हैं केवी चौधरी। पूरा नाम क्या है इसका, के वी चौधरी। ये ध्यान रखिएगा। इससे पहले ध्यान रखिएगा, संजय कोठारी जी से पहले कौन थे, केवी चौधरी। इनका कार्यकाल कब पूरा हुआ था अगर पूछ लिया जाए, हालांकि नहीं पूछेगा। कार्यकाल कब पूरा हुआ था, जून 2019 के अंदर इनका कार्यकाल क्या हो गया था, पूरा हो गया था। तब से लेकर अब तक का पद पूरा बिल्कुल क्या था, खाली था। तो अब किनकी नियुक्ति हुई है, यस, संजय कोठारी की। तो अब आपको पता लग गया होगा जो मैंने बताया इसके बारे में नॉलेज। तो नेक्स्ट थीम की ओर चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व क्रिकेटर ग्रीम वाटसन, किसकी बात हो रही है, ग्रीम वाटसन, इनकी बात भी हम कर लेते हैं पहले, उसके बाद ही हम चलेंगे। ग्रीम वाटसन का क्या हो गया है, निधन हो गया है। वह किस देश से संबंधित हैं, तो आपको सुना होगा आपने शेन वाटसन। तो ये शेन वाटसन नहीं है, ग्रीम वाटसन है। लेकिन शेन वाटसन भी ऑस्ट्रेलिया से है, उसी तरह ग्रीम वाटसन भी कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से है। ये ध्यान रखिएगा, कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से है। पहली चीज़ कि हमारे जो ग्रीम वाटसन का जो निधन हुआ है वह किस देश से संबंधित रखते हैं, ऑस्ट्रेलिया देश से संबंधित हैं। अब थोड़ी सी इनके बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है।
तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं इनका बोर्न कि बोर्न कब हुए, ये जन्मे कब, तो ये 8 मार्च 1945 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। और डेथ जो हुई थी वो हुई है, आपको पता ही है, 24 अप्रैल 2020, ध्यान रखिएगा। एक तो पहली चीज़ ये है कि जन्म कब हुआ, 8 मार्च 1945 को, और उनकी डेथ कब हुई, 24 अप्रैल 2020 को। अब नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, अगली चीज़ की बात करते हैं कि और इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है। अगर हम बात करते हैं, इन्होंने, ये क्रिकेटर तो थे, ये 1966 से लेकर 1972 तक ओनली ऑन ये क्रिकेटर थे, देख लीजिए आप, 66 से लेकर 72 तक, जिसमें इन्होंने अपने कैरियर में कितने टेस्ट मैच खेले थे, 5 टेस्ट मैच खेले थे। आगे मैं आपको फोटो दिखाऊंगा इनकी, 5 टेस्ट मैच खेले थे, ये ध्यान रखिएगा, वनडे भी खेले हैं, 5 टेस्ट मैच खेले थे, किन्होंने, ग्रीम वाटसन ने। अगर बात करते हैं कि इनका बैटिंग जो स्टाइल था वो कैसा था, तो वो था जी इनका राइट हैंड, यानी राइट हैंड से ये करते थे। अगर हम बात करते हैं कि इनका डेब्यू जो था किस के खिलाफ था, डेब्यू मैच समझते हो ना, जो पहला मैच जो खेला जाता है, वो था 31 दिसंबर 1966, क्योंकि ये तभी पैर रखा था, इन्होंने कदम रखे थे। 31 दिसंबर 1966 को साउथ अफ्रीका के साथ था मैच। किसके साथ मैच था, साउथ अफ्रीका के साथ, डेब्यू जो मैच था साउथ अफ्रीका मैच के उनके साथ था। अगर बात करते हैं कि इन्होंने पहली पारी में कितने रन बनाए थे, वो बनाए थे 50 रन। कितने रन बनाए थे, 50 रन इन्होंने अपनी पहली पारी में बनाए थे। अब थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं इसी खिलाड़ी के बारे में। हमने बात किया ग्रीम वाटसन ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, इनका निधन हो चुका है। कब निधन हुआ, तो ध्यान रखिएगा 75 साल की उम्र में। आपको मैंने बोर्न डेट और डाइट डेट बताई थी, तो आपको पता लग गया होगा। 75 ईयर में इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। ये कैंसर से पीड़ित थे, मैं आपको बता दूं, किससे पीड़ित थे, कैंसर से। बहुत लंबे समय से ये जूझ रहे थे कैंसर के साथ। तो चलते हैं हम आगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, पहले इसके बारे में देख लीजिए आप। ये हैं आपके सामने ग्रीम वाटसन, जिनका निधन हुआ है, 75 ईयर के अंदर हुआ था, और 75 साल के उम्र में हुआ है। बोर्न डेट मैंने आपको बता दी है, यानी जन्मे कब थे, 8 मार्च 1945 को, और डेथ कब हुई है इनकी, 24 अप्रैल 2020 को। बैटिंग स्टाइल इनका कैसा था, राइट हैंडेड था। पहला डेब्यू मैच किसके खिलाफ हुआ था, साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुआ था, 21 दिसंबर 1966 के हुआ था। हाँ, पूछ सकता है लास्ट टेस्ट जो है वो भी किसके साथ था, तो लास्ट टेस्ट इंग्लैंड के साथ था। किसके साथ था, इंग्लैंड के साथ, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो बता सकते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन सी भारतीय आईटी कंपनी इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन सी भारतीय आईटी कंपनी इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। तो आपके सामने है, बता दीजिए, आपके सामने क्वेश्चंस हैं और ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, ये लीजिए। विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल। तो देख लीजिए आपके सामने है, तो देख लीजिए आप, हमारा जो आंसर है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टीसीएस के द्वारा यह जारी की गई है, टीसीएस। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं टीसीएस के ऊपर भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले बात करते हैं विप्रो कि विप्रो क्या है। देखिए, विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा, ये चारों जो हैं आईटी सेक्टर की ही क्या हैं, कंपनियां हैं। आईटी बिजनेसमैन इसमें काम किया जाता है। विप्रो की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि विप्रो के जो सीईओ हैं वो कौन है, विप्रो के जो सीईओ हैं वो कौन है, तो हैं अबी डाली। कौन है, अबी डाली, विप्रो के सीईओ हैं अबी डाली। अगर आगे आपको और बताना है, आगे और पूछता है आपसे, तो नीमूचवाला, नीमूचवाला, ये इसके सीईओ हैं, किसके, विप्रो के। ये ध्यान रखिएगा कि विप्रो के जो सीईओ हैं वो कौन है, अबी डाली नीमूचवाला।
ये ध्यान रखिएगा। लेकिन खैर हमें विप्रो की बात नहीं कर रही, हमें बात करनी है टीसीएस, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो टीसीएस से रिलेटेड है। तो टीसीएस की बात कर लेते हैं सबसे पहले। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसकी क्या है, फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। आपने देखा होगा वर्तमान में टीसीएस बहुत ज़्यादा चल रही है, विस्तृत रूप से चल रही है। हमारे बैंक्स के एग्ज़ाम हो जाए, हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाएं, वो सारी कौन करवा रही है, टीसीएस कंपनी करवा रही है। तो ये भी एक आईटी सेक्टर की कंपनी है। अगर हम बात करते हैं इसके सीईओ कौन है, तो टाटा कंसल्टेंसी जो टीसीएस है, इनके जो सीईओ है वो है राजेश, कौन, राजेश गोपीनाथन, राजेश गोपीनाथन, गोपीनाथन, ये ध्यान रखिएगा। राजेश गोपीनाथन इसके सीईओ हैं। और अगर पूछ लिया जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, टीसीएस का, भारतीय कंपनी है तो मुंबई में होगा। कहाँ है, मुंबई में। कहाँ पे होगा, मुंबई में होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो टीसीएस के बारे में इतनी नॉलेज हमारे पास है। अब हम आगे की बात करते हैं कि टीसीएस के अंदर और क्या क्या बातें हैं हमारे लिए, अगर पूछ ली जाए तो ध्यान रखना कि यह भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है टीसीएस। ध्यान रखना, इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल जो बैंक था ना, इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल जो बैंक है वह लॉन्च करेगी हमारी कौन, टीसीएस कंपनी। ध्यान रखिएगा। इजराइल वित्त मंत्रालय ने बैंकिंग सेवा ब्यूरो का निर्माण करने के लिए टीसीएस को चुना है। ध्यान रखिएगा, इजराइल वित्त मंत्रालय जो है उसने बैंकिंग सेवा ब्यूरो का निर्माण करने के लिए किसको चुना है, टीसीएस को चुना है, जिसका मुख्य मकसद क्या है, बैंकिंग क्षेत्र में क्या लाना है, बदलाव लाना है। अगर आपको मैं एक बात और बता दूं कि पिछले 40 वर्ष, लगभग 40 वर्ष की बात हो रही है, इजराइल में बैंकिंग लाइसेंस पाने वाला यह पहला बैंक है। और इसकी शुरुआत कब होगी, 2021 के अंदर इजराइल में की जाएगी। ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या था, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन सी भारतीय आईटी कंपनी, ध्यान रखिएगा, इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। तो इजराइल का पहला डिजिटल बैंक कौन लॉन्च करेगी, टीसीएस कंपनी लॉन्च करेगी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हम आगे की बात करते हैं। हाँ जी, देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, कौन भारतीय मूल के व्यक्ति हाल ही में अमेरिका के शीर्ष विज्ञान बोर्ड में नियुक्त किए गए हैं। आपको सभी को एक बात पता होगी कि मैंने ये अपने जो टेलीग्राम लिंक पर रात को 11 बजे जो मैं टेस्ट लेता हूँ उसमें ये क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है और उसका आंसर क्या है, सुदर्शनम बाबू। तो भारतीय मूल के जो व्यक्ति हाल ही में अमेरिका के शीर्ष विज्ञान बोर्ड में नियुक्त हुए हैं वो कौन है, सुदर्शनम बाबू हुए हैं। अब मैं बता देता हूं कि सुदर्शनम बाबू को राष्ट्रपति, जो हमारे अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, 20 अप्रैल को उन्होंने सुदर्शन बाबू को क्या किया था, राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड में नियुक्ति दी थी। ध्यान रखिएगा 20 अप्रैल, एक तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, कब, 20 अप्रैल। फिर बात कर लेते हैं कि कितने साल का कार्यकाल है, तो ध्यान रखना कितने साल का कार्यकाल है, 6 साल का कार्यकाल है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से की थी, किन्होंने, सुदर्शन बाबू ने, इन्होंने जो अपनी ग्रेजुएशन की थी वो 1986 के अंदर, ध्यान रखिएगा 1986 में कोयम्बटूर से की थी। कहाँ से की थी, कोयम्बटूर से। और अगर बात करें कि इन्होंने 1988 में पीजी भी की थी, ध्यान रखिएगा 1988 में इन्होंने क्या की थी, अपनी पीजी जो की थी, तो वो कहाँ से की थी, यस आईआईटी मद्रास से की थी। कहाँ से की थी, आईआईटी मद्रास से। तो अपने को बस याद रखना है कि अमेरिका के शीर्ष विज्ञान बोर्ड में जो नियुक्त किया गया है भारत के, वो कौन है, सुदर्शनम बाबू। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम अगली स्लाइड पर, देखिएगा ये आपका आंसर आपके सामने है। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने है। वोडाफोन आइडिया ने डैश कंपनी के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, वोडाफोन और आइडिया एक कंपनी है, इन्होंने किसी दूसरी कंपनी के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो किस कंपनी के साथ किया है, तो पहले मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद ही हम बात करते हैं। ये आपके सामने ऑप्शन है, तो क्या आंसर आएगा, बिल्कुल सही है जी, पेटीएम। किसके साथ मिलकर किया है, पेटीएम के साथ किया है। आप सबको नॉलेज होगी फ़ोनपे क्या है, गूगल पे क्या है, एचडीएफसी बैंक आप सबको पता है, लेकिन पेटीएम के बारे में बात करते हैं हम कि पेटीएम कंपनी के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया है, रिचार्ज साथी कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। तो देखते हैं, वोडाफोन आइडिया ने पेटीएम के साथ मिलकर, ध्यान रखिएगा वोडाफोन आइडिया ने पेटीएम के साथ मिलकर कौन सा रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया था। इस कार्यक्रम में
निजी, ध्यान रखिएगा, निजी मतलब प्राइवेट, निजी व छोटे व्यवसायों, निजी व छोटे व्यवसायों, ध्यान रखिएगा, निजी व छोटे व्यवसायों को अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए, अतिरिक्त आय अर्जित करने में उनको क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। इस तरीके से ध्यान रखिएगा। साथ ही अगर हम बात करते हैं वोडाफोन आइडिया ज़्यादा रिचार्ज के लिए मर्चेंट पार्टनर्स को एक सुनिश्चित कैशबैक भी देगा। ये ध्यान रखिएगा, क्या हो रहा है, वोडाफोन आइडिया अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा रिचार्ज करेगा तो उसके लिए क्या करेगा, एक कैशबैक का ऑफर भी रखा है, ध्यान रखिएगा। तो कुछ कुछ स्कीम दी जाती हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम थोड़ा सा इसी से रिलेटेड बात करते हैं, पेटीएम से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा। तो पहले तो मैं पेटीएम का आपको साइन दिखा देता हूँ इसका, ये है पेटीएम बैंक, ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं पेटीएम के बारे में थोड़ी सी कि पेटीएम के अंदर क्या क्या है, तो पेटीएम पेमेंट्स जो बैंक है लिमिटेड के जो एमडी और सीईओ है वो कौन है, तो ध्यान रखिएगा, एमडी और सीईओ कौन है, अगर पूछा जाए आपसे, सतीश कुमार गुप्ता। कौन है, सतीश कुमार गुप्ता, ये ध्यान रखिएगा, सतीश कुमार गुप्ता। अगर पूछ लिया जाए कि पेटीएम के संस्थापक कौन है, पेटीएम के संस्थापक कौन है, ध्यान रखिएगा, विजय शेखर शर्मा, विजय शेखर शर्मा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि पेटीएम की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा जी, पेटीएम की जो स्थापना हुई थी वो 2010 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी, 2010 के अंदर। तो आई होप कि आपको जो भी बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट थीम की तरफ चलते हैं हम, आगे की तरफ देखिएगा। आंसर आपको पता है, पेटीएम। नेक्स्ट, कोविड-19 महामारी के बीच कार्यालयों में फाइलों की डिजिटल आवाजाही में सक्षम करने के लिए किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा ई कार्यालय नामक एक ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च की है। तो पहले मैं बता दूं कि जो ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च की है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा, उसका नाम है CISF। क्या नाम है, CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। क्या नाम बताया मैंने, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ध्यान रखिएगा। इसमें है क्या, इस एप्लीकेशन को खोलने के बाद क्या होता है कि बिना छुए आप CISF की किसी भी फाइल और दस्तावेजों की आवाजाही को सक्षम बनाने में क्या कर सकते हो, आप मदद पा सकते हो इस एप्लीकेशन खोलने के बाद। ये जो कदम उठाया गया ना CISF के द्वारा, यह कदम कई व्यक्तियों द्वारा लगातार फाइलों को छूने के कारण कोरोना वायरस संक्रमण होने के खतरे को देखते हुए उठाया गया है। बारी बारी जब हम इन फाइलों को उठाएंगे तो हो सकता है कि संक्रमण किसी व्यक्ति में हो तो वो किसी और व्यक्ति में चला जाए, तो उन्होंने इस सतर्कता को देखकर ये किया गया। तो अब हम बात करते हैं कि CISF के महानिदेशक कौन है। तो CIF के जो ISF है इसके महानिदेशक जो है वो है राजेश रंजन। कौन है, राजेश रंजन। पहली बात ध्यान रखिएगा, राजेश रंजन इनके कौन है, CISF। अब अगर पूछ लिया जाए कि CISF की स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे की, और क्या क्या चीज़ इसमें पूछी जा सकती है अपने से कि CISF के महानिदेशक कौन हुए, राजेश रंजन, और स्थापना कब हुई, 1969 के अंदर हुई, ये ध्यान रखिएगा। अब हम आगे की बात कर लेते हैं। अगर बात आती है कि सर इसका मेन मोटो लोगो क्या है इसका, जो हमारी ये CISF है, तो देखिए आपके सामने मैं दिखा देता हूँ आपको कि मेन इसका उद्देश्य क्या है और मेन इसका जो स्लोगन लाइन है, जो एक आदर्श वाक्य है वो क्या है, वो आपके सामने है, देखिएगा। ये देखिए CISF का स्लोगन जो वाक्य है वो आपके सामने है, क्या, सुरक्षा, संरक्षण एवं सुरक्षा, संरक्षण एवं सुरक्षा। तो देखिए ये रहा CISF, इसका तो आदर्श वाक्य आपको पता लग गया क्या है, संरक्षण एवं सुरक्षा। लेकिन नीचे एक ऑप्शन लिखा हुआ है CRPF, उत्तर नहीं है लेकिन चर्चा कर लेते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, CRPF, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ध्यान रखिएगा।
यह क्या है कि भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है, ध्यान रखिएगा। और यह सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। किसके तहत काम करता है? गृह मंत्रालय के तहत। एक तो ये ध्यान रखना, गृह मंत्रालय के तहत क्या करता है? काम करता है। अब हमें आगे की बात नहीं करनी, हमें तो बात करनी थी आदर्श वाक्य कि सीआईएसएफ का जो आदर्श वाक्य है वो तो है संरक्षण एवं सुरक्षा, लेकिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो सीआरपीएफ है, इसका आदर्श वाक्य क्या है? सेवा और निष्ठा। क्या नाम रखा गया? सेवा और निष्ठा। ये ध्यान रखिएगा, सेवा व निष्ठा, ये ध्यान रखिएगा। पहली बात, सेवा व निष्ठा किसका? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का। तो अपना जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। अब चलते हैं नेक्स्ट थीम की तरफ। 7वां नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्या? खोंगजोम दिवस, क्या नाम रखा? खोंगजोम दिवस किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है? तो आपके सामने है, मेरा जो आंसर है वो है मणिपुर। क्या नाम है? मणिपुर। ध्यान रखिएगा। इस तरह से श्रद्धांजलि देते हैं वो भी दिखा देता हूँ मैं। इस तरह से श्रद्धांजलि दी जाती है। अब हम देख लेते हैं, इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, खोंगजोम दिवस के बारे में। 23 अप्रैल कब मनाया जाता है ये? 23 अप्रैल, ध्यान रखिएगा। और इस बार 2020 में मनाया होगा, 23 अप्रैल 2020 को मणिपुर राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना, मणिपुर राज्य में। इस दिवस के द्वारा 1891, ध्यान रखिएगा, इस दिवस के द्वारा 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी जाती है। क्योंकि ये खोंगजोम, क्या नाम लिखा है? खोंगजोम जो दिवस है मणिपुर के अंदर युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। 1891 में एक एंग्लो युद्ध हुआ था मणिपुर के नाम से। युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को क्या दी जाती है? श्रद्धांजलि दी जाती है। ध्यान रखिएगा, एंग्लो मणिपुर युद्ध ब्रिटिश सरकार और मणिपुर साम्राज्य के बीच एक सशस्त्र संघर्ष था। ध्यान रखिएगा कि जो एंग्लो युद्ध था, जो एंग्लो मणिपुर युद्ध जो था, वो ब्रिटिश सरकार और मणिपुर साम्राज्य के बीच में एक सशस्त्र क्या था? संघर्ष था। यह युद्ध 31 मार्च और 27 अप्रैल 1891 के बीच में लड़ा गया था। यानी कि अगर बात करते हैं 31 मार्च से लेकर यह कहाँ तक? 27 अप्रैल तक यह लड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, 27 यानी आज तारीख 27 तारीख है, 27 अप्रैल तक लड़ा गया था। ध्यान रखिएगा। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे श्रद्धांजलि दी जा रही है, इसका मतलब उसमें नायकों की क्या हुई थी? यस, शहीद हुए थे, तो इसलिए उनको श्रद्धांजलि दी गई थी। तो उसमें जीत जो हुई थी वो किसकी हुई थी? यस, अंग्रेजों की। अब थोड़ा सी बात कर लेते हैं हम मणिपुर सरकार के बारे में। हाँ जी, तो मणिपुर के बारे में तो आप सबको पता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, तो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? एन बीरेन सिंह। कौन है? एन बीरेन सिंह, बिल्कुल सही। अगर पूछ लिया जाए कि मणिपुर के राज्यपाल कौन है, मणिपुर के राज्यपाल कौन है, तो नजमा हेपतुल्ला। ध्यान रखिएगा, नजमा हेपतुल्ला। अब आपसे पूछ लिया जाए कि मणिपुर में एक और, मैंने आपको शायद नॉलेज दी हो पहले, कीबुल लामजाओ, ये एक क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान रखना, कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी भारत के कहाँ है? मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा, मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में स्थित है। और आपको सबको ध्यान होगा, यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित विश्व में इकलौता एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ है। कैसा है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर बात करते हैं कि मणिपुर की विश्व प्रसिद्ध लोकतक झील का एक अभिन्न हिस्सा है। ध्यान रखिएगा ये बात, कीबुल लामजाओ इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता दिया मैंने आपको कि देखो मणिपुर के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है। राज्यपाल की बात करें तो नजमा हेपतुल्ला है आपके सामने,
और अगर मणिपुर के मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है, एन बीरेन सिंह है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 8th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, MSME के लिए एक विशेष तरलता योजना किसने शुरू की है। तो आपको बता दूं कि MSME जो है यह माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज है। आपके सामने है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज है। विशेष तरलता योजना किसने शुरू की है, तो किसने शुरू की है, यह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने। इसमें होगा क्या, मैं बता दूं कि भारतीय लघु उद्योग विकास जो बैंक है, सिडबी इसका नाम है। क्या नाम है इसका, सिडबी, ध्यान रखिएगा, सिडबी ध्यान रखिएगा, ने सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों के लिए एक सूक्ष्म वित्त संस्थानों, जिसे बोलते हैं हम एमएफआई, सूक्ष्म वित्त संस्थानों, लघु वित्त बैंक व गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए एक विशेष तरलता योजना क्या की है, शुरू की है। इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर होगा कि योजना के अनुसार 90 दिनों के कार्यकाल के साथ एमएसएमई को ऋण प्रदान किया जाएगा। यानी इसके अंदर ऋण देने की क्या की गई है, सुविधा प्रदान की गई है। तो किस एक विशेष तरलता योजना जो शुरू की गई है वो किसके लिए है, तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के द्वारा। तो किसने शुरू की है, सिडबी ने। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम स्वराज्य पोर्टल और स्वामित्व योजना किस मंत्रालय के अधीन कार्य करेगी। ग्राम स्वराज्य पोर्टल और स्वामित्व योजना किस मंत्रालय के अधीन कार्य करेगी। यस, बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हाँ जी देख लीजिए, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपको सभी को ध्यान भी होगा कि अभी पिछले बीते दिनों 24 अप्रैल को पंचायती राज मंत्रालय और पंचायती राज दिवस गया है। तो इन्होंने ही स्टार्ट की है, ध्यान रखिएगा कि इन्होंने पंचायती राज मंत्रालय, ग्राम स्वराज्य पोर्टल और स्वामित्व योजना किस मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो अब शुरुआत करते हैं हम कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। थोड़ी सी अगर बात बताएं कि पंचायती राज व्यवस्था जो है, इसमें क्या होता है कि ग्राम पंचायत, तालुका समिति और जिला परिषद आते हैं। कौन कौन आते हैं इसके अंदर, एक तो आती है ग्राम पंचायत, सबसे पहले कौन आती है, ग्राम पंचायत। सेकंड नंबर पर आती है तालुका समिति। कौन सी समिति, तालुका समिति। थर्ड नंबर पर आती है कौन, जिला परिषद। कौन आती है, जिला परिषद। तो 3 आती है इसके अंदर पंचायती राज व्यवस्था के अंदर, एक तो ग्राम पंचायत, एक तालुका समिति और एक जिला परिषद आते हैं। अगर बात करते हैं कि प्राचीन काल के अंदर ही क्या हुआ था कि पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही थी प्राचीन काल में। और अगर बात करें कि आधुनिक भारत के अंदर पहली बार जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के कौन से जिले में, नागौर जिले के अगर बात करें कौन सा गांव, बगदरी गांव। कौन सा गांव, बगदरी गांव। नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को इस व्यवस्था को क्या किया गया था, लागू किया गया था। प्राचीन से ही ये थी और आधुनिक भारत जब बना था तो उसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था क्या की थी, लागू की थी। अब अगर बात कर लेते हैं कि और क्या था इस पंचायती राज व्यवस्था में, तो बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंदर, किसके अंदर, अनुच्छेद 40 की बात कर रहा हूं मैं, 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का क्या दिया गया था, निर्देश दिया गया था। राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया था। और 1991 में संविधान में, आप सबको पता होगा 1991 में संविधान में कैसा संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन आया था। आप सबको ध्यान होगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 करके पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी थी। तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट थी लाइन, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में इसमें था क्या क्या, जैसे एक त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना की जाएगी जिसके अंदर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या मध्यवर्ती पंचायत या जिला पंचायत सब इसमें आ जाएंगे।
फिर सेकंड नंबर पर ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना की जाएगी। हर 5 साल में पंचायतों के नियमित चुनाव होते जाएंगे। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण होगा। महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण किया जाएगा। पंचायतों की निधियों में सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु राज्य आयोगों का गठन किया जाएगा। राज्य चुनाव आयोगों का गठन किया जाएगा। बहुत से ऐसे नियम लाए गए थे। तो यह जो ग्राम स्वराज्य पोर्टल और स्वामित्व योजना किस मंत्रालय के अधीन कार्य करेगी, तो हमारा आंसर क्या आएगा, पंचायती राज मंत्रालय के अधीन कार्य करेगी। अब हम चलते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन आज का करंट जीके का। तो देखते हैं आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में से अपने पहले मानव रहित मंगल अन्वेषण मिशन के आधिकारिक नाम का खुलासा तियानवेन-1 के रूप में किया है, तो किस देश ने किया है? आपके सामने ऑप्शन है जापान, अमेरिका, चीन, फिलिस्तीन। तो आप सबको नॉलेज होगी चीन ने किया है। अभी वर्तमान में कुछ ऐसा सा इसने डिज़ाइन किया है, तो इसकी भी हम बात कर लेते हैं चीन के बारे में। आपको बता दूं कि चीन ने अपने पहले मानव रहित मंगल अन्वेषण मिशन के आधिकारिक नाम का क्या किया है, खुलासा किया है। तियानवेन-1 के रूप में अपने पहले उपग्रह के प्रक्षेपण की 50वीं वर्षगांठ यानी 50वें एनिवर्सरी पर किया, जो चीन के वार्षिक अंतरिक्ष दिवस के साथ क्या खाता है, मेल खाता है, ध्यान रखिएगा। और यह जो नाम है ना, ये तियानवेन जो नाम रखा है, ये क्यों युआन, कब युआन की तियानवेन कविता से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। यह जो नाम लिया गया है कव, मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, कव युआन, कव युआन की तियानवेन कविता से लिया गया है, जो क्वेश्चन टू हेवन में अनुवादित भी है, ध्यान रखिएगा। चीन के पहले उपग्रह का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या था चीन के पहले उपग्रह का नाम? डोग फॉन हींग। क्या नाम था? डोग फोंग हींग, ये नाम था इसका पहले उपग्रह का नाम, डोंग फोंग हींग 1 था। इसे 1970 के अंदर क्या किया था, लॉन्च किया था। तो ये इंपॉर्टेंट ठीक है, पूछ सकता है, बाकी नहीं है। तो अपने को याद रखना है कि तियानवेन जो 1 है वो किस देश के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, एक मानव रहित मंगल अन्वेषक, यानी मानव नहीं होगा उसके अंदर, तो क्या होगा, चीन। तो बिल्कुल सही है। तो आई होप कि आपको मेरे द्वारा करवाए गए ये 10 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। बाकी डेली आपको जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपके टेलीग्राम लिंक पर भी मैं डाल रहा हूँ 10-10 क्वेश्चंस, 12-12 क्वेश्चंस, प्लस में आज से मैंने एक मंडे टेस्ट सीरीज़ प्लस फ्राइडे टेस्ट सीरीज़ 2 टेस्ट सीरीज़ शुरू की है, जिसके अंदर मंडे को ओनली ऑन रीजनिंग और मैथ्स के 25-25 क्वेश्चन आपके टेलीग्राम लिंक पर आएंगे 1 बजे, जिसका 6 बजे तक लिंक रहेगा और 6 बजे तक आप पेपर कर सकते हो। 6 बजे के बाद आपको अपनी आंसर की वापस टेलीग्राम लिंक पर भेजनी है, ताकि मैं चेक करके आपको आपकी रिजल्ट बताऊं। और फ्राइडे वाला जो टेस्ट होगा उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर जीके प्लस हिंदी जुड़ जाएगी मैथ्स और रीजनिंग के साथ, और 100 क्वेश्चन का क्या होगा, टेस्ट होगा। तो आई होप कि मेरे द्वारा किया गया टेलीग्राम पे कुछ आपको अच्छे लग रहे हो चीज़ें। थैंक यू। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट जो स्लाइड रहेगी हमारी अगली, वो रहेगी डाटा सफिशिएंसी का पार्ट 5th लेकर आऊँगा मैं आपके सामने, प्लस में करंट जीके की हमारी 5th पार्ट हमारे सामने होगा। और आपको बता दूं कि कंप्यूटर को मैंने रोका क्यों है, कंप्यूटर की एक अलग से सीरीज़ में आपके लिए लेकर आऊँगा, अलग से जीके के साथ नहीं लेकर आऊँगा, क्योंकि बच्चों के कुछ कमेंट्स आए थे कि सर कंप्यूटर को अलग से करवाइए और कंप्यूटर के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे पास पहुंचने चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि उसकी पीडीएफ भी आपको मिला करेगी उसी दिन जिस दिन मैं कंप्यूटर का लेक्चर लिया करूंगा, और हो सकता है कि कंप्यूटर का लेक्चर मैं विद इन 2 डेज़ या 3 डेज़ के अंदर आपको लाइव आकर भी दे सकता हूँ। कंप्यूटर प्लस रीजनिंग का, करंट का आपका यही चलता रहेगा, क्योंकि करंट की स्लाइड अच्छी रहती है। तो थैंक्स।